शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के लीमा समेत कई इलाकों में भारी बाढ़ के बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वहां एक बच्चे को बाढ़ के पानी से सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम लगातार पेरू में राहत और बचाव अभियान चला रही है। हालांकि इस बीच एक इमारत के ढहने की भी तस्वीर सामने आई। इसमें दिखाई दिया कि एक इमारत पल भर में बाढ़ के पानी में समा गई। दिल्ली में एक यूट्यूबर और उसके साथियों का चलती गाड़ियों पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग प्रिंस पंडित नाम के इस यूट्यूबर के जन्मदिन पर जुटे थे। इस दौरान गाड़ी के ऊपर बैठकर केक भी काटा गया। ये बात पिछले साल नवंबर की है, लेकिन इसके बाद प्रिंस ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया तो 15 मार्च को किसी ने ये वीडियो पुलिस कमिश्नर को टैग कर दिया। फिर उनके निर्देश पर पांडव नगर पुलिस ने प्रिंस और उसके कुछ साथियों को पकड़ा। पुलिस की पकड़ में आने के बाद प्रिंस पंडित ने अपनी गलती मानी और आम लोगों से भी ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने की अपील की। बताया गया कि यूट्यूबर के पिता भी दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। यूपी से भी एक बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि ये वीडियो लखीमपुर खीरी जिले का है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक बाइक पर अजीब ढंग से बैठा है और एक हाथ से बाइक चला रहा है। साथ ही उसने हेलमेट भी नहीं लगाया। हालांकि किसी राहगीर ने ये वीडियो बना लिया, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। बिहार के भागलपुर में 108 फीट लंबा अनोखा कावड़ बनाया गया। इसे श्रद्धालुओं का एक जत्था बाबा वासुकीनाथ की तरफ लेकर रवाना हुआ, जहां 20 मार्च को जल चढ़ाया जाएगा। इस दौरान दुनिया की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की जाएगी। कांवड़ के इस जत्थे में करीब 500 से ज्यादा लोग हैं। बाबा वासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने हैं। यूपी के बहराइच में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यहाँ कुएं और बगिया यानी बाग की शादी करवाई गई। इसके लिए बाकायदा कार्ड छापे गए, लोगों को न्योता मिला और फिर शादी करवाई गई। इस शादी में कुएं को दूल्हा और बगिया को दुल्हन बनाया गया। बताया गया कि गांव की एक बुजुर्ग महिला की लंबे समय से ये इच्छा थी कि कुएं और बाग की शादी करवा दी जाए, क्योंकि आम शादी में इनकी काफी अहम भूमिका होती है। साथ ही पर्यावरण के नजरिए से भी ये काफी अहम होते हैं। इस अनोखी शादी में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए और इन बारातियों को आम शादी की तरह ही जलपान भी करवाया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी सेहत और हमारी सोच से जुड़ी हुई है। आमतौर पर लोग फिट रहने के लिए जूस को अच्छा मानते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत एक ग्लास जूस के साथ होती है। कोरोना काल के बाद इधर एक नया चलन शुरू हुआ है। बहुत लोग फलों और सब्जियों का मिक्स जूस लगातार पी रहे हैं। इसके पीछे सोच ये है कि इससे लीवर डिटॉक्स होता है, यानी कि लीवर से गैर जरूरी चीजें निकल जाती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्टे ऐसा मिक्स जूस पीने वालों को किडनी में समस्या हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सुबह सवेरे सैर के बाद जूस का एक बड़ा ग्लास। अच्छी सेहत के लिए ये नया फॉर्मूला हिट है और इसके लिए मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आमतौर पर पार्क के सामने ही जॉगर्स के लिए जूस बेचने वाली दुकानें मौजूद हैं, जहां फलों के साथ सब्जियों का जूस मिलता है। रसीले फल और हरी सब्जियों का मिक्स जूस सेहत के लिए फिक्रमंद लोगों का फेवरेट बन गया है। इसके पीछे सोच है कि ये जूस फायदा पहुंचाने के साथ शरीर को डिटॉक्स करेगा, यानी शरीर में मौजूद बेकार या कहें कि विषाक्त चीजों को बाहर कर देगा। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर भी ऐसे जूस को सेहत और खास तौर पर लीवर के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स का साफ कहना है कि फलों और सब्जियों का जूस किडनी के लिए समस्या खड़ी कर सकता है।
इसलिए जरूरी है इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि फलों और सब्जियों के मिक्स जूस क्यों ठीक नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक संतरा और मौसमी जैसे फलों के साथ पालक और चुकंदर का जूस लगातार लेना शरीर के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। खट्टे फलों के साथ इनका जूस शरीर में ऑक्सलेट क्रिस्टल बना सकता है, जो किडनी में जमा हो सकता है और इससे पथरी या दूसरी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इससे पेट में दर्द और यूरिन में खून आने की समस्या हो सकती है। फलों और सब्जियों का जूस ज्यादा मात्रा में लेना किसी के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। ऑक्सलेट से प्रभावित किडनी के ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है और कई बार ये लाइलाज हो सकता है। इसलिए खास तौर पर उनके लिए ये जूस खतरनाक है जिन्हें पहले से किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो। ये समझना भी जरूरी है कि लीवर खुद शरीर को डिटॉक्स करता है, इसलिए लिवर को डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं होती और इसके लिए इंटरनेट की जानकारी पर भरोसा न करें, बल्कि डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फलों के जूस को भी रोजाना की आदत में शामिल ना करें, क्योंकि सेहत के नजरिए से फलों को कच्चा चबाकर खाना अच्छा है। इसी तरह सब्जियों को सब्जी की तरह ही खाना बेहतर है। फल और सब्जी दोनों को मिलाकर जूस बनाने का आइडिया मुश्किल में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर ABC यानी सेब, चुकंदर और गाजर के जूस की चर्चा है और जाहिर है इसी वजह से ये लोकप्रिय भी है। लेकिन डॉक्टर की माने तो ऐसे प्रयोग से दूर ही रहें और जूस से जुड़ी सोच बदलने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फलों और सब्जियों के मिक्स जूस से लीवर डिटॉक्स करने की सोच क्यों सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसे समझने के लिए हमने बात की गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर निमेश से। सुनिए। सबसे पहले ये धारणा ही गलत है कि लिवर डिटॉक्स करके कुछ भी होता है। लिवर का कोई डिटॉक्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई दवाएं, ना ही कोई जूसेस अवेलेबल है। मार्केट में जो आप जूसेस करके लिवर डिटॉक्स के नाम से दवाइयाँ या जूसेस जो मिलते हैं, इसमें क्या पदार्थ है, क्या केमिकल्स मिलाए गए हैं, और ज्यादातर ये केमिकल्स लिवर के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे पास इतने काफी सारे केसेस हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड। लोगों का ये मानना था कि अगर हम ये लिवर डिटॉक्स दवाइयाँ या लिवर डिटॉक्स जूसेस अगर पीते हैं तो उससे लिवर सेफ रहेगा। हमारे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिन्होंने लिवर डिटॉक्स जूसेस का सेवन किया है। कई सारे केसेस में माइल्ड इंजरी होती है जो कुछ दिनों के बाद रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड, जिनमें ये डैमेज जो चल रहा है वो काफी महीनों तक चलता रहा, यहां तक कि लिवर का डैमेज इतना बढ़ गया कि लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ गई कुछ सीरियस केसेस में। सिसोदिया भेज दिए गए हैं ईडी की 5 दिनों की हिरासत में। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। शराब नीति घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा और अदालत ने उन्हें फिर 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। इस बीच पीडब्ल्यूडी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सिसोदिया का सरकारी बंगला अब आतिशी को अलॉट कर दिया। साथ ही सिसोदिया के परिवार से इस बंगले को 21 मार्च तक खाली करने को कहा गया। दिल्ली सरकार के साथ तल्खी की खबरों के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शायरी के साथ अपना जवाब दिया। दरअसल विधानसभा में बजट सत्र के लिए पहुंचे उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में बोलने की मर्यादाएं टूटी हैं। इसके बाद एलजी ने शायरी में भी अपनी बात कही। पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। तो रिश्ते बने रहेंगे ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की
अखिलेश वहां शुरू हो रहे अपनी पार्टी के 2 दिनों के सालाना अधिवेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। इस बीच अखिलेश ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी दूरी बनाने की बात कही। साथ ही 2024 के चुनाव से पहले एक नए विपक्षी मोर्चे के संकेत दिए। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए खुशखबरी आई। दरअसल अब उन्हें सभी सरकारी बसों में 50% किराए की छूट मिलनी शुरू हो गई। महिला सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने ये सौगात दी। राजस्थान के चुरू में एक लड़की पर अपनी भाभी की जगह 10वीं की परीक्षा देने की कोशिश का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि जब वो अंग्रेजी का पेपर देने के लिए पहुंची तो पकड़ी गई। ये लड़की वहीं के एक निजी स्कूल में 12वीं की छात्रा है। इस मामले की पुलिस में भी शिकायत की गई। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां पर ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति को दिखाता है और दर्शाता है। आपको हम बता दें कि अब ग्रेन एटीएम भी खुल चुका है। जी हां, यानी कि जो कार्ड धारक खास करके जो लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। ऐसे लोग जिनके पास कार्ड है वो आराम से एटीएम का यूज कर सकते हैं और इस एटीएम से उन्हें अनाज मिलेगा। इसमें मापतौल में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको हम बता दें कि खास करके दरअसल लखनऊ में हाल ही में अनाज एटीएम शुरू हुआ है, जहां कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से राशन मिल रहा है। इससे कम राशन तौलने की समस्या के साथ साथ ग्राहकों का समय भी बचेगा। यहां एटीएम से अनाज बरस रहा है। जी हां, ये अनाज का ही एटीएम है, जिसकी एक मशीन को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शुरू किया गया। एटीएम मशीन को नाम दिया गया अन्नपूर्ति, जो बिल्कुल बैंक एटीएम की तरह काम करती है। बस नोट की जगह यहां आपको जो अनाज चाहिए उचित दर पर मिलेगा। दरअसल बाजार में बढ़ती कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने ये एक पहल की। अनाज वितरण में पारदर्शिता आए, इसके लिए सरकार ने लखनऊ के हसनगंज में एक विक्रेता के यहाँ ग्रेन एटीएम शुरू किया। इससे पहले हमारे क्या था, वितरण का जो तरीका था, पहले हम लोग ई पास मशीन में हमारा कोई कार्ड धारक पहुंचता था और ई पास मशीन में अंगूठा लगाता था, उसको एक पर्ची मिलती थी, उसमें उसकी मात्रा लिखी थी, उसको कितना राशन यूनिट के अनुसार मिलेगा। अब क्या हो गया, उसके बाद वो पर्ची को लेकर तौलने, बगल में एक तौलने वाला व्यक्ति रहा करता था, उसके पास जाता था और वो खाद्यान्न तौला के अपना लेके चला जाया करता था। इसमें कुछ शिकायतें मिल रही थी कि घटतौले की शिकायतें, कुछ लोग मतलब कि अगर आपका 15 किलो कोई कुछ कम दे रहा है। लेकिन इन सब समस्याओं को निराकरण करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि हम आपने ई पॉस मशीन को और ये जो ग्रेन एटीएम दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ऐसे ग्रेन एटीएम हर उचित दर विक्रेता की दुकान पर लगाए जाने का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। खबरों के अनुसार इस ग्रेन एटीएम को बनाने के लिए अनुमानित कीमत 12 से 15 लाख रुपए आई है। मेरे यहाँ ये अन्नपूर्ति मशीन का अनावरण कल किया गया है, जिससे कस्टमर को भी बहुत सुविधा होगी, हमको भी होगी कि जो बात बोलता था कस्टमर कम है ज़्यादा है, उससे राहत मिल जाएगी सभी को। अच्छा, आप लोग पे तो हमेशा ये इल्जाम लगते रहते थे, जो कस्टमर आते थे कि भाई तो तराजू में थोड़ा कम तौला गया है, इस तरह की समस्या। तो क्या लगता है कि ये जो मशीन अब लगाई गई है तो ये काफ़ी बेहतर होगा? बेहतर होगा, काफ़ी बेहतर होगा इससे। उससे भी कस्टमर को भी राहत हो, हमको भी, कि ये कहने का उनको मौका नहीं मिलेगा कम तौला गया या ज़्यादा तौला गया। ग्राहक अब इस ग्रेन एटीएम से अनाज का नाम और उसकी मात्रा दर्ज कराकर बेहद आसान तरीके से राशन पा रहे हैं। पहले से थोड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी, मतलब थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जो कम की मतलब राशन कम मिलता था उसमें भी मतलब सुविधा मिलेगी कि अब कम नहीं है। पूरे देश में अब तक 9 जगहों पर ग्रेन एटीएम लगाए गए हैं। इनमें यूपी के लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी शामिल हैं। उम्मीद है अन्नपूर्ति नाम का अनाज एटीएम शुरू होते ही घटतौले की शिकायतों में कमी और अनाज वितरण में तो पारदर्शिता आएगी ही, साथ ही राशन कार्ड धारकों को अब घंटों लाइन में भी लगना नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शुक्रवार को शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला पीएससी सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,989 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 114 अंक का इजाफा हुआ। ये 17,100 अंकों पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सोने का भाव 400 रुपए बढ़कर प्रति 10 ग्राम 58,040 रुपए हो गया। वहीं चांदी का भाव 430 रुपए लुढ़का, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 67,600 रुपए हुई। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने देश की पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च की। मारुति सुजुकी ने अपनी एससीएनजी तकनीक के साथ ब्रेजा सीएनजी पेश की। इस एसयूवी को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ लॉन्च किया गया। मॉडल की शुरुआती कीमत 9.14 लाख रुपए है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर नए जॉब्स को लेकर एक अच्छी खबर है। अब टेक्सटाइल सेक्टर में लाखों लोगों को जॉब्स के नए अवसर मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है। ये टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। उम्मीद है कि इन टेक्सटाइल पार्क के जरिए देश में करीब 14 लाख से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इन टेक्सटाइल पार्क की सबसे खास बात यह है कि इनमें कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह होगा। कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह से हो सकेगा। इस महत्वाकांक्षी स्कीम की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे और ये पार्क मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होंगे। अभी भारत दुनिया में कपड़ों का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उम्मीद है कि इस योजना के शुरू होने के बाद भारत रैंकिंग में और ऊपर चला जाएगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और सियासी ढाबे पर पहुंचते हैं, जहां पर सबसे दिलचस्प सियासी खबर आज की मौजूद है। मौजूदा संसद सत्र में लगातार 5वें दिन काम नहीं हुआ। संसद परिसर में और सड़क पर पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। 2 ही मुद्दे हैं। विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी चाहता है, सरकार और बीजेपी चाहती है कि राहुल कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी मांगे। अब इस टकराव का नतीजा निकलता फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। माफी मांगने का सवाल नहीं है, मांगनी ही होगी। मोदी अडानी घोटाला बुद्धि पर ही तरस आता है। जेपीसी आती तो चिट्ठा पुट्ठा खुल जाता। नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आपने क्या बात करना। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोमवार से शुक्रवार हो गया, लेकिन संसद चल नहीं पाई। थोड़ी बहुत लड़खड़ाई, पर ज्यादातर आरोपों के शोर से जनता की उम्मीदें घुटती रही। न तो विपक्ष ने शांति के लिए पहलकदमी की और न सरकार ने सुलह का रास्ता निकाला। संसद में 5 दिन में कुल 1.25 घंटे काम हुआ है, बाकी बस हंगामा है। एक तरफ अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा है, दूसरी ओर राहुल गांधी की माफी को मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष अडिग खड़ा है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? ऐसा कम ही होता है जब सरकार और विपक्ष दोनों ही सदन न चलने दें, पर इस बार हुआ और 5 दिन बगैर कामकाज के गुजर गया। संसद में बहस नहीं हुई तो विपक्ष ने संसद परिसर में मोर्चा खोल दिया। ढोलक की थाप पर प्रदर्शन करके विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। जोश इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल दोनों इसमें शामिल रहे। विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे भी सरकार पर हमलावर रहे। लेकिन सियासी घमासान का ये सिर्फ एक पहलू है।
दूसरी ओर बीजेपी ने लगातार 5वें दिन भी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए बयान का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने दिया। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। विपक्ष और सरकार के बीच सियासी टकराव संसद और संसद के बाहर दोनों जगह है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले कहा था कि वो संसद में अपनी बात रखना चाहते हैं। With you, unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want. लेकिन शुक्रवार को भारी हंगामे के बीच ना तो सदन चला और ना बात हुई। उस पर हुआ ये कि लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो करीब 20 मिनट तक गायब रहा। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में टिकटॉक को लगा बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अब भारत में भी शुरू कर दी। कंपनी ने खुद इसकी जानकारी दी। चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत फिलहाल भारत में $20 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1700 रुपए होगी। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए 100 पेटेंट हासिल कर लिए। केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्टार्टअप पर आयोजित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज नेटवर्क के साथ 5G तकनीक में छलांग लगा रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के GPT-4 के इस्तेमाल का ऐलान किया। इसकी सुविधा कंपनी के MS वर्ड, एक्सेल और आउटलुक ईमेल में मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इसमें सेफगार्ड भी है, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी ये सर्विस बेहतर है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को एक और झटका लगा। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के सरकारी उपकरणों में भी इस ऐप को बैन कर दिया गया। इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी टिकटॉक पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने सुरक्षा वजहों से फैसला लिया। चीन की कंपनी बाइडू की भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एंट्री हो गई। उसने एआई चैटबॉट एर्नी बोट लॉन्च कर दिया। हालांकि अभी भी ये अधूरा है, जिससे इसके निवेशक निराश हुए। इस वजह से कंपनी के शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की गई। न्यूज पर तरफ सोशल अड्डा पर जरा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा शराब पर दूध के नाम पर टैक्स लगाने से जुड़ा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में घोषणा मिल्क सेस को लेकर भी की गई है। भारी कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल में सरकार ने इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए शराब पर मिल्क सेस लगाने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर 10 रुपए मिल्क सेस लगेगा। इसके जरिए हिमाचल सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए की आय होगी। जाहिर है हिमाचल में शराब खरीदने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा है कि मिल्क सेस का इस्तेमाल दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में किया जाएगा। इस दौरान सरकार की कोशिश दूध को सस्ता और शराब को महंगा करने की होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि जो मिल्क सेस हमने शराब की बोतल पर 10 रुपए प्रति बोतल लगाया, उससे तकरीबन अभी तक जो अंदाजन है, क्योंकि अभी वाइन की ऑक्शन चल रही है, 100 करोड़ रुपए की आय हमें होने का अनुमान है। और ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब तक ऑक्शन होगी और उसके बाद पता लगेगा। इस 100 करोड़ रुपए को हम किसानों के बीच बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो किसान है उसे दूध का उचित मूल्य मिले, भैंस के दूध का उचित मूल्य मिले, गाय के दूध का उचित मूल्य मिले। और हम उसको 10 किलो मिल्क गारंटी योजना के तहत लाना चाहते हैं। हम प्रत्येक किसान जो पशुपालक है, अगर वो दूध का उत्पादन करता है तो दूध उत्पादन के साथ वो खेती भी करता है, प्राकृतिक खेती की ओर भी जाता है, तो उसको दूध का उचित मूल्य मिले। इस दृष्टिकोण से इस सेस को हम लोगों के बीच बांटेंगे। आय को सृजित करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट में इस प्रकार से प्रयत्न होते हैं। इज नथिंग न्यू आई थिंक। इससे पहले हम भी तो एक बोतल पर पहले हम 1 रुपए लेते थे, फिर उसके बाद 2 रुपए कर दिए, उसके बाद हमने और ज्यादा बढ़ा करके हम
कौन सा लेते हैं हम? गौ सेस लेते थे, गौसदन के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया हमने हिमाचल प्रदेश में। और हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो गाय चौक चौराहे पर होती थी और उनका नंबर बहुत ज्यादा था, तो कांग्रेस की सरकार में लगभग 6000 के लगभग गाय जो है वो गौसदन में थी। हमने उस आंकड़े को 20,000 तक पहुंचाया। हमने उस पैसे से गाय की सेवा करने की कोशिश की, गौसदन खोले, गौसदन में गाय को रखने का प्रावधान किया। अगर इन्होंने दूध को सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया तो नथिंग न्यू। मुझे लगता है कि इस सारी चीज को लेकर के इसको रूटीन में देखने की आवश्यकता है। जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है वो एक हिमाचल के आम नागरिक को राहत देने वाला बजट है। जिस तरह से आपको पता है हिमाचल का हर एक इंसान कर्ज तले डूबा है, आय के स्रोत हमें बढ़ाने हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत सूझबूझ के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने वाटर सेस और शराब की बोतल पे दूध के लिए सेस लगाया है, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ेगी और उससे आपका क्या है, उसके आपके ऊपर कर्ज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि शायद ये एक्साइज पॉलिसी का दुर्भाग्य है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, शायद इसकी असेसमेंट किसी ने नहीं की। एक बोतल पे 10 रुपए होगा क्या कि इससे इलीगल जो लिक्कर की सप्लाई हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएगी और प्रदेश को इसमें रेवेन्यू का नुकसान होगा। आप स्मरण कीजिए कि जब पंजाब में 10 रुपए बोतल सस्ती होगी और हिमाचल प्रदेश में 10 रुपए बोतल महंगी होगी, तो लोग बाहर से आकर इलीगल सप्लाई हिमाचल प्रदेश में करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं वो बाहर से सस्ती दर में शराब को लेंगे। हाल के चंद सालों में हमारी सेना न केवल मजबूत हुई है बल्कि स्वदेशी हथियारों से भी लैस हुई है। सेना के मेक इन इंडिया के इसी मिशन को नई ताकत मिली है। सरकार ने हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत में इजाफे के लिए 70,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। सैन्य ताकत में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग। जल, थल और नभ में बनेगा भारत की सुरक्षा का चक्रव्यूह। 70,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सामरिक ताकत को नया मुकाम देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कुल 70,500 करोड़ के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बड़े सौदे पर मुहर लगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बड़े सौदे को अंजाम दिया है। इस सौदे के तहत नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। नौसेना में 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इन हेलीकॉप्टरों के लिए 32,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना को 307 होवित्जर तोप मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत मिलेगी। इनके लिए 3800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी सौदे से समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक हवाई हमलों से देश को सुरक्षित रखती है। नौसेना को मिलने वाले नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुरक्षा के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत को नई ताकत देंगे। इस रक्षा सौदे के तहत वायुसेना को लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक आधुनिक हथियार भी मिलेगा। इस नए हथियार को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। तैयार होने के बाद इसे वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। थल सेना को इस रक्षा सौदे से नई तोपें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की रखवाली करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा मिल जाएगा। ये नई हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस सेंसर से लैस होंगे। इससे इनकी निगरानी की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ये हाईटेक हेलीकॉप्टर दिन के साथ रात के वक्त भी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेंगे।
70,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, क्योंकि इस सौदे के ज्यादातर हथियार देश में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री जल्द कर सकते हैं भारत का दौरा। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। नेपाल की कमान संभालने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा होगा। संभावना है कि प्रचंड अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 4-17 का प्रक्षेपण किया। इसके जरिए उसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को फिर चेतावनी दी। असल में दक्षिण कोरिया और अमेरिका लगातार संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं, इसी का उत्तर कोरिया विरोध कर रहा है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल पास हो गया। इसी के साथ वहां रिटायरमेंट की उम्र भी 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। खास बात ये रही कि वहां के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए संसद में बगैर वोटिंग के ही इस बिल को पास करवा दिया। हालांकि इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। अमेरिका ने काला सागर के ऊपर अपने ड्रोन को मार गिराने से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। दावा है कि ये रूसी विमान है जिसने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के पीछे कुछ तेल छिड़क दिया। इस मामले में अमेरिका लगातार रूस पर सवाल उठा रहा है। सऊदी अरब के अल उलहा में ऊंटों की रेस आयोजित की गई। इसमें दुनिया भर से लाए गए ऊंटों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता यहाँ की अवली नाम के रेगिस्तान में आयोजित हुई। इसमें विजेताओं के लिए काफी बड़ी प्राइज मनी रखी गई थी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां धूमधाम से रंगनाथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा वैसे तो मथुरा में निकली, लेकिन इसके रंग दक्षिण भारतीय नजर आए। दक्षिण भारत के इस पारंपरिक आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रथ था, जिसे खास अंदाज में सजाया गया था। जिस भी सड़क से ये रथ यात्रा निकली, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सजे धजे गजराज, रथ खींचते हजारों हाथ, भगवान के गूंजते जयकारे साथ साथ। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मथुरा की सड़कों पर, जब दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर से रंगनाथ रथ यात्रा शहर से निकली। इसकी खासियत रही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान रंगनाथ के तौर पर जाना जाता है, जबकि लक्ष्मी जी को माता गोदा के नाम से, जिनकी 52 फीट ऊंची चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा बनाई गई। इसी प्रतिमा के रूप में रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस यात्रा के लिए रथ को खास तौर पर तैयार किया, जिसके डिजाइन में कई घोड़ों की सफेद आकृति के साथ इसकी वास्तुकला ध्यान खींचने के लिए काफी है। श्रद्धालु भी इस यात्रा से गदगद नजर आए। और ये रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। रंगजी से भगवान रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो वृंदावन के प्रमुख रास्तों से होकर 2400 मीटर 8 घंटे का सफर तय कर अपने ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान रथ खींचने की होड़ लग गई। हर कोई रथ को अपना हाथ लगाने के लिए बेताब दिखा। कुछ लोग इसमें शामिल होने पहली बार पहुंचे। भगवान के भक्तों को बधाई के पात्र है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ वृंदावन धाम में ठाकुर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और ठाकुर जी आज राधा रानी के साथ में यात्रा विराजमान है और यात्रा करेंगे। धार्मिक नगरी मथुरा में ऐसे कार्यक्रम इसकी पहचान बन चुके हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण अपने हर रूप में प्राप्त होते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी शिकस्त। आपको सीधे लिए चलते हैं खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए खेल चक्कर। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में जीत से आगाज किया। उसने वानखेड़े में खेले गए रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए।
इस दौरान भारत की ओर से सिराज और शमी ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। बाद में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन आखिर में जडेजा और राहुल ने अच्छी पारी खेली, जिससे भारत ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में एंट्री ली। इसने चीनी जोड़ी को 21-14, 18-21 और 21-12 से मात दी। दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कई रोचक किस्से भी सुनाए। साथ ही सचिन से जब बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे एक तरह से टाल दिया। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने आईसीसी के सामने एक बड़ी मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को रोमांचक बनाए रखने के लिए आईसीसी को गेंद पर लार लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए। साल 2020 में आईसीसी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए गेंद पर लार लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इंग्लैंड के काउंटी क्लब से खेलते नजर आएंगे। वो केंट टीम के लिए प्रथम श्रेणी के 5 मुकाबलों में भाग लेंगे। केंट काउंटी टीम ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की घोषणा की। अर्शदीप जून और जुलाई में केंट काउंटी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अर्शदीप को काउंटी में खेलने की सलाह दी थी। दिल्ली में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने फिर शानदार प्रदर्शन किया। साक्षी चोपड़ा और जस्मीन ने प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली। इन्होंने अपने अपने मुकाबले में आसानी से जीत हासिल की।